हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सौरभ खरवाल, आप लोगों के दोस्त, आप लोगों का होस्ट। और आज हम इस चैनल पे लेकर आए हैं हम लोगों की अपनी खुद की मॉक टेस्ट, सिंपल टेस्ट सीरीज़। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा, किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ मॉक टेस्ट और सिंपल टेस्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो वी हैव स्पेसिफिकली प्रिपेयर्ड दिस मॉक टेस्ट सीरीज़। और उस समय में जब कोई ना कोई बंदा अपने मॉक टेस्ट के लिए 100 रुपये, 150 रुपये, 500 रुपये, नहीं तो सब्सक्रिप्शन, नहीं तो ईमेल आईडी, पता नहीं क्या क्या मांग रहा है, उस समय पे हम लोग आप लोगों के लिए फ्री मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, जिसको हम लोगों ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं है, साथ के साथ आपको हर क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन भी वीडियो में दिया गया है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग इन चारों पार्टों को ध्यान से पढ़ें और ढंग से इसको पूरा वीडियो को देखें, ताकि आप लोगों को एक एक एक्सप्लेनेशन उसकी क्वेश्चन की साथ के साथ मिलती रहे। हाँ, इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप क्वेश्चन पढ़ें, अपनी वीडियो को पॉज करें, आंसर को अपनी बुक में नोट डाउन करें, और उसके बाद फिर वीडियो को दोबारा रिज्यूम करें और देखें कि उसका सही आंसर क्या है और उसके पीछे एक्सप्लेनेशन क्या है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आए और आप लोग चैनल को ऐसी सपोर्ट करते रहें और हम लोगों को ऐसी मोटिवेट करते रहें कि हम आपके लिए ऐसी फ्री सर्विसेज और लाते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे पास प्रिंसिपल और फैक्ट्स में से है। प्रिंसिपल और फैक्ट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही ज़्यादा कॉमन हैं, जो लॉ के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस को करने का सबसे इजी तरीका है कि आप प्रिंसिपल के थ्रू ही स्टिक करें। प्रिंसिपल में जो लिखा गया है या प्रिंसिपल में जो पूछा गया है, आप उसी का जवाब देने की कोशिश करें। ना अपना नॉलेज लगाएं, ना अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाएं, सिर्फ प्रिंसिपल को हम लोगों को स्टिक करना है। तो अब पढ़ते हैं इसमें प्रिंसिपल क्या कह रहा है। प्रिंसिपल कह रहा है, ओनरशिप इन प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ राइट टू पोजेस, right to use, right to alienate, and right to exclude others. Sale is complete when property gets transferred from the seller to the buyer on sale. A sold his car to B. After this, B requested A to keep the car in his care on behalf of B for 1 month. A agreed. अब आप लोग अपनी स्क्रीन को पॉज करके नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को सही ऑप्शन बताता हूँ। इसका सही ऑप्शन है द सेल ऑफ कार इज कंप्लीट, यानी इसका सही ऑप्शन 3rd पॉइंट है, द सेल ऑफ कार इज कंप्लीट। ये क्यों है, आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि प्रिंसिपल में लिखा हुआ था द ओनरशिप इन प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ राइट टू एलिनेट, यानी अगर बंदा चाहे तो वो अपनी प्रॉपर्टी को अपने आप से एलिनेट भी कर सकता है। तो इस केस में जी हाँ, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है, बट द राइट टू प्रॉपर्टी इज ऑल्सो राइट टू एलिनेट। तो वो बंदा अपनी इच्छा शक्ति से बी अपनी इच्छा शक्ति से ए को कार रखने के लिए दे रहा है 1 महीने के लिए। तो दिस इज सेल ऑफ कार इज कंप्लीट। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन प्रिंसिपल एंड फैक्ट। एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनी पार्टी रिस्ट्रिक्टेड एब्सोल्युटली फ्रॉम एनफोर्सिंग हिज राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट बाय यूजुअल लीगल प्रोसीडिंग इन द ऑर्डिनरी ट्रिब्यूनल इज वॉइड दैट एक्सटेंट। द लॉ ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट नोबडी कैन कन्फर ज्यूरिसडिक्शन टू सिविल कोड बाय एनी एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज। तो आप लोगों ने अगर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा तो ये उसी प्रिंसिपल पे बात कर रहा है कि आप किसी भी पार्टी को उस कॉन्ट्रैक्ट को लीगली अप्लाई करने से नहीं रोक सकते। तो प्रिंसिपल बहुत ही नॉर्मल और एकदम स्ट्रेट बात कर रहा है। आइए फैक्ट पढ़ते हैं। फैक्ट है, ए एंड बी एंटर्ड इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर रेंडरिंग सर्टेन सर्विसेज। ए क्लॉज द कॉन्ट्रैक्ट A clause in the contract was that in case of any dispute arose out of the contract, it shall be referred to arbitration only. Is the contract valid? तो इसके आइए ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है, आर्बिट्रेशन इज ऑल्सो वैलिड डिस्प्यूट सेटलमेंट मशीनरी रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ एंड हेंस द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। ओके, देन देखिए मेरे को पहला बहुत क्लोज लग रहा है, बट हम लोग तीनों पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को प्रिंसिपल के बहुत क्लोज पहुंचना है। तो हम सेकंड पढ़ते हैं। द पार्टीज वर ट्राइंग टू कन्फर ज्यूरिडिक्शन to some authority to decide a dispute and hence the clause would be invalid. Okay. Third है, arbitration cannot be termed as ordinary tribunal, hence the agreement is void and would be unenforceable. Okay. Fourth, the contract is valid but the clause regarding arbitration is void. तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1। जी हाँ, आर्बिट्रेशन एक लीगल प्रोसीडिंग है और हमारा जो प्रिंसिपल है वो सीधा सीधा कह रहा है कि हमको लीगल प्रोसीडिंग से नहीं रोकना। लीगल प्रोसीडिंग किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे आप उसे ट्रिब्यूनल में ले जाएं, चाहे आप उसे कोर्ट्स में ले जाएं, चाहे आप उसे आर्बिट्रेशंस पे ले जाएं। तो आर्बिट्रेशन एक काइंड ऑफ अ लीगल प्रोसीडिंग है, एक इंपॉर्टेंट लीगल प्रोसीडिंग्स में से एक है। तो इसलिए हम लोग इसका आंसर ए के साथ जाएंगे। तो आर्बिट्रेशन इज अ वैलिड डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड हेंस द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट्स अ केस ऑफ फ्रॉड वेयर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नोस और बिलीव्स अ फैक्ट टू बी ट्रू बट कंसील्स इट एक्टिवली फ्रॉम अदर पार्टी विद व्यू टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो ये कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड के बारे में बता रहा है।
While taking the life insurance policy, in reply to question by the insurance company during the inquiry into his proposal, Zamir deliberately concealed the fact of his medical treatment for serious ailment, which he had undergone only a few weeks ago. डायरेक्ट प्रिंसिपल है, डायरेक्ट सवाल है, ऑप्शंस में देखते हैं, आंसर आप लोगों को अब तक पता ही चल गया होगा कि उसने कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करा है तो फ्रॉड हुआ ही हुआ है, बट एक बार ऑप्शंस को फिर भी देखना जरूरी है कि ऑप्शंस में कुछ अलग तरीके से पूछा जाता है, तो देखते हैं। ऑप्शन है द एक्ट ऑफ ज़मीर डिडंट अमाउंट टू फ्रॉड, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि हम लोगों को पता चल ही रहा है वो फ्रॉड है, जबकि क्योंकि फैक्ट में डायरेक्टली लिखा हुआ है ज़मीर डेलिबरेटली कंसील्ड द फैक्ट। द एक्ट ऑफ ज़मीर अमाउंटेड टू इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो इन लोगों ने थोड़ा सा इसे टेढ़ा कर दिया है, इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन। The act of Zamir didn't amount to any misrepresentation. Okay. The concealment of fact by Zamir amounted to fraud. अब आप देखिए इसमें नोट करिएगा, आप मिस रिप्रेजेंटेशन में खो सकते हैं कि उसने इनोसेंट करा या वो करा, मगर प्रिंसिपल में सीधा सीधा पूछा गया है, प्रिंसिपल में सीधा सीधा फ्रॉड की डेफिनेशन बताई गई है, फैक्ट में सीधा सीधा पता चल रहा है फ्रॉड है, तो आंसर नंबर सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, दैट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय ज़मीर अमाउंटेड टू फ्रॉड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आपको इसको सॉल्व करने का तरीका ऐसे ही रखना है, आप लोगों को प्रिंसिपल को ढंग से पढ़ना है एंड देन यू हैव टू मेक श्योर दैट ऑप्शन विच यू चूज कम्स वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल। आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे शायद हम लोगों को मिलेंगे जिसमें आप लोगों को 2 या 3 ऑप्शन सही लगेंगे, बट वी हैव टू चूज द ऑप्शन विच इज नियर टू द प्रिंसिपल। तो द प्रिंसिपल यहाँ पे स्टेट करता है नेचुरल जस्टिस के बारे में, द नेचुरल जस्टिस अगेंस्ट द बायस एंड फॉर द राइट टू फेयर हियरिंग। ओके, फेयर हियरिंग की बात हो रही है। while the term natural justice is often retained as general concept and it has largely been replaced and extended by the general duty of act fairly. Okay, so there is a fact now. X, a male employee of a company, was dismissed by the employer just on the basis of complaint by Y, a female employee of the company, that X was trying to be too friendly with her and often requested her to accompany him to a canteen. Is the dismissal of X valid? Okay, ऑप्शंस पे चलते हैं। नो, बिकॉज इन मॉडर्न टाइम्स दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज कॉमन। देखिए प्रिंसिपल से इस ऑप्शन का कोई लेना देना नहीं है, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हम लोगों को प्रिंसिपल फैक्ट्स के क्वेश्चन में नहीं करनी है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही आउट है। नो, बिकॉज एम्प्लॉयर डिडंट गिव अ चांस टू to explain his side, thereby violated the principle of natural justice. Okay, this looks very close, but हम third पढ़ेंगे फिर भी। Yes, moral law is antique and therefore not applicable in modern times. Therefore, the termination is valid. No violation of principles of natural justice. Yes, because men are not supposed to behave improperly with women and hence there is no violation. देखो आप चारों ऑप्शंस को जब ढंग से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें से एक ऑप्शन है which is really close to the principle and which is really close to the fact, and that option is option number 2. जी हाँ, नेचुरल जस्टिस की बात इसमें करी गई है और साथ के साथ इसमें इन्होंने बताया गया है कि उस बंदे को प्रॉपर हियरिंग नहीं दी गई है, तो इसलिए नो, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, एंड आई होप आप लोग इसको रिलेट कर पा रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिंसिपल, व्हेन अ पर्सन हु हैज मेड अ प्रॉमिस टू अनदर पर्सन टू डू समथिंग डजंट फुलफिल हिज प्रॉमिस, द अदर पर्सन बिकम्स entitled to receive from the person who didn't fulfill his promise compensation in the form of money. Okay, X made a promise to Y to repair his car engine. Y made the payment for repair. After the repair, Y went for a drive in the same car. While driving the car, Y met with an accident due to bursting of tire. Okay, options are Y will be entitled to receive compensation from X in form of money. Okay, X will not be entitled to receive compensation. X will be entitled to receive compensation for Y in form of money. Y will not be entitled to receive compensation. तो देखिए आप इसमें ढंग से पढ़ें, इसमें कह रहे हैं कि X made a promise to Y to repair his car engine, यानी X Y का कार इंजन रिपेयर करने वाला था और वो X ने किया और Y ने उसके लिए उसको पेमेंट करी। ऊपर प्रिंसिपल कह रहा है when a person who has made a promise to another person to do something and doesn't fulfill it, तो आप देखें यहाँ पे प्रॉमिस हो रहा है कार इंजन ठीक करने का और वो X ने उसे करके दे दिया है। अब उसका कार एक्सीडेंट अगर टायर फटने की वजह से हुआ है तो वो X के प्रॉमिस की ज्यूरिडिक्शंस में नहीं आता, इसलिए हेंस X विल नॉट बी एंटाइटल्ड, X मेड अ प्रॉमिस टू Y टू रिपेयर, तो इसलिए Y विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी कंपनसेशन फ्रॉम X। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट, तो इसमें Y को कोई भी राइट नहीं बनता कि वो X से कोई भी कंपनसेशन मांगे। ओके, Principal, under the Employees Compensation Act 1923, an employer is liable to pay compensation to his workmen for injury sustained by them by an accident arising out and off in course of employment. तो काम करते समय अगर कुछ भी नुकसान किसी भी एम्प्लॉय को होता है, then employer is liable to pay for it. M, the manager of SRK Industries, asked the secretary to submit
report at the government labor office. S submitted the report as directed. On his way back, S met one of his classmates. He then decided to have a cup of tea together on a wayside of restaurant. Sometimes later, S got a message from his office to report back as it was long time since he left the office. S rushed back on his motorcycle. On his way back, met with an accident. He was admitted to a nearby hospital with multiple injuries. He claimed compensation under the Employees Compensation Act. तो इसका आंसर क्या है? अगेन 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग स्क्रीन को पॉज करिए और इन 4 ऑप्शंस में सही ऑप्शन ढूंढिए और फिर स्क्रीन ऑन करिएगा और आपको आंसर मिल जाएगा. द एम्प्लॉयर इज नॉट लाइबल एज द ट्रक ड्राइवर वॉज नेग्लिजेंट. ओके, इसमें कुछ भी हम लोग प्रिंसिपल के क्लोज नहीं पहुंच पा रहे हैं. द एम्प्लॉयर इज लाइबल एस हैड टू रश बैक टू द ऑफिस बिकॉज ऑफ दिस मैसेज फ्रॉम द ऑफिस. ये काफ़ी क्लोज है फैक्ट और प्रिंसिपल के. द एम्प्लॉयर इज लाइबल टू पे कंपनसेशन एज द एक्सीडेंट टुक प्लेस अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ओके, ये और भी ज़्यादा क्लोज है. एम्प्लॉयर इज नॉट लाइबल एज ही वॉज एडमिटेड इन प्राइवेट हॉस्पिटल. ओके, ये तो बिल्कुल भी आउट है, कोई नहीं. तो हम लोग सेकंड और थर्ड के बीच में कंफ्यूज हो सकते हैं कि ऐसा इसमें से सही आंसर कौन है. द एम्प्लॉयर इज लाइबल एज एस हैज टू रश टू द ऑफिस बिकॉज ऑफ द मैसेज फ्रॉम द ऑफिस. एम्प्लॉयर इज लाइबल टू पे कंपनसेशन एज एक्सीडेंट टुक प्लेस राइजिंग आउट ऑफ द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. आप लोगों को अब कंफ्यूजन होगी कि इसमें तो सही आंसर कौन सा है, 3 या 2. अब आप लोगों को यहाँ पे वही काम करना है जो मैंने आपको बताया. यू हैव टू गेट टू द क्लोज टू द प्रिंसिपल. प्रिंसिपल में बात की गई कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की. आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना है, सीधा 3 पे टिक दबाइए और आपका आंसर सही है, क्योंकि तीसरा पॉइंट ही बात कर रहा है कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में. आप समझ रहे हैं? पॉइंट 2 भी सही है, बट विच वन इज क्लोजर टू द प्रिंसिपल, एंड दैट्स पॉइंट नंबर 3. सो द राइट आंसर इज पॉइंट नंबर 3. इस चीज़ का आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है दैट वी हैव टू गेट क्लोजर टू द प्रिंसिपल. प्रिंसिपल जो बात कर रहा है हमें सिर्फ उसी के ऊपर ध्यान रखना है. हम लोगों को ना दाएं देखना है ना बाएं देखना है, ना अपना एक्स्ट्रा नॉलेज लगाना है ना अपना एक्स्ट्रा पढ़ाई लगानी है. सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल को स्टिक करना है. अगर प्रिंसिपल ये बोल रहा है ना कि ए जो कि डॉग है वो डॉग नहीं वो बिल्ली है, तो आपने उस ए को बिल्ली ही मानना है, आपने उसे डॉग नहीं मानना. अब इससे बड़ा मैं आप लोगों को हिंट नहीं दे सकता हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. Another question. When a person makes a statement which lowers other person's reputation in the estimation of other person is liable for committing defamation. Okay, if when a person makes a such statement which lowers other person's reputation in estimation of other persons. ध्यान से. Facts. A writes a letter to B in which he used abusive language against B and also states that B is a dishonest person. A put the letter in sealed envelope and delivered it to B. अब आप लोगों को बताना है that A have whether committed defamation or not. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. इसका आंसर 4 है. A has not committed any defamation. जी हाँ, A has not committed any defamation. देखिए, प्रिंसिपल को ध्यान से पढ़िए, प्रिंसिपल को ध्यान से पढ़िए और डेफेमेशन में अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो आप लोगों को पता होगा कि डेफेमेशन तभी माना जाता है जब आपने किसी बंदे की जो बेइज्जती करी है वो किसी राइट माइंडेड इंसान की आगे हुई है या वो बेइज्जती किसी बंदे ने सुनी है. वो बंदा चाहे एक भी हो वो डेफेमेशन माना जाएगा. मगर इस केस में उस बंदे ने उसे सील एनवलप में वो लेटर भेजा है और सील एनवलप में भेजने वाले लेटर को डेफेमेशन नहीं माना जा सकता क्योंकि ये लेटर सिर्फ वही बंदा पढ़ेगा. तो इसलिए इसका आंसर ए हैज़ नॉट कमिटेड डेफेमेशन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल अबाउट डेफेमेशन दैट इट हैव टू बी हर्ड, लिसन और सीन बाय एनी अदर थर्ड पर्सन. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. According to law, person is deemed to have attained the age of majority when he completes the age of 18, except in the case of person where guardian minors person or property has been appointed under the Guardians and Ward Act 1890, or where the superintendence of minors property is assumed by a court of wards. India law expressly forbids minor from entering into contract. Hence, any contract entered into by a minor is void ab initio, regardless of whether the other party was aware of his minority or not. Further, though a minor is not competent to contract, nothing in Contract Act prevents him from making other party bound to the minor. बहुत ही बड़ा प्रिंसिपल है, 5-6 पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ है, ध्यान से पढ़ना है. इसमें माइनॉरिटी के बारे में बात करेंगे कि एज ऑफ माइनॉरिटी में कोई बच्चा कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जा सकता, वो जाता है तो वर्ड ऑफ इनिशियो होता है. लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन एंटर करी गई है जो इस क्वेश्चन को सबसे इंपॉर्टेंटली फ्रेम करेगी. दैट इज कि इफ द माइनर हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट वॉट एवर फॉल्सली और इन एनी सच वे, बट अगर वो दूसरी पार्टी का बाउंड कर सकता है टू डू समथिंग फॉर हिम फॉर द माइनर तो वो करा जा सकता है. द फैक्ट हम आते हैं. लाल एग्जीक्यूटेड अ प्रॉमिसरी नोट इन फेवर ऑफ गुरुदत्त हु वाज एज 16 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, and that was कि he will pay 2 lakh to Gurudutt when he will turn 18. Gurudutt demanded the amount when he turned 18. Lal refused to pay. Gurudutt wants to take legal action against Lal. Identified the most appropriate legal position from the following.
A promissory note duly signed in favor of minor is not void and can be sued upon by him because he, though incompetent to contract, may yet accept a benefit. Gurudhar should not have entered a contract. Okay. Lal was not aware of the fact of Gurudhar was a minor. Okay. Lal argues that as per Guardian and Wards Act 1819, Gurudhar can claim the money only after he attains 21. सारे ऑप्शंस कंफ्यूजिंग करने वाले हैं, मगर मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट ढंग से पढ़ा हो तो आप लोगों को पता होगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1. देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर आप माइनर वाले केसेस को पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि भैया माइनर के पास बहुत सारी लिवरेजेस है. माइनर अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में घुस गया है और उसने दूसरे बंदे का क्या कहते हैं प्रॉमिस का फ़ायदा भी ले लिया है, तब भी दूसरा बंदा माइनर को फोर्स नहीं कर सकता कि वो उसको पे करे. एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक माइनर ने किसी बंदे को अपनी साइकिल बेची और उससे 7,000 रुपये ले लिए हैं और उसने वो 7,000 रुपये उड़ा दिए हैं, तो वो बंदा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल जब करेगा माइनर, वो अपनी साइकिल वापस ले सकता है, मगर दूसरा बंदा उससे 7,000 रुपये नहीं मांग सकता. तो इसलिए माइनर्स को बहुत सारे लिवरेजेस हैं और उसी लिवरेज में एक लिवरेज ये है कि भैया अगर कॉन्ट्रैक्ट माइनर के फायदे का है तो माइनर को बेनिफिट दिया जाएगा. एंड द राइट आंसर इज आंसर 1. Okay, and then there is this answer, this is principle. The answer is already marked. A violation of legal right of someone, whether results in legal injury or not, gives rise to an action in tort for compensation. At the same time, action by someone which results in some loss, और ये जो प्रिंसिपल है बेसिकली ये बात कर रहा है इंजरी सिन डैमनम और डैमनो सिन इंजरिया के बारे में, यानी उस प्रिंसिपल के बारे में जिसमें आपको डैमेज नहीं हुआ बट इंजरी हुई है, यानी इंजरी इज इंजरी ऑफ राइट, और उस प्रिंसिपल के बारे में जिसमें आपको डैमेज हुआ बट इंजरी नहीं हुई. तो इसमें ये लोग कोचिंग सेंटर की बात कर रहे हैं जिसमें एक क्लैट का कोचिंग सेंटर था जिसमें एक एम्प्लॉय था. That employee left that coaching center and opens another coaching center, और उस कोचिंग सेंटर की वजह से फर्स्ट कोचिंग सेंटर को फाइनेंशियल लॉसेज हो रहे हैं, मगर क्या उससे फर्स्ट कोचिंग सेंटर वाले को क्या कोई लीगल इंजरी हो रही है? लीगल इंजरी का मतलब क्या उस बंदे को कुछ ऐसा नुकसान हो रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशनली रॉन्ग है या लीगली रॉन्ग है? जी नहीं. कोई भी बंदा अपना बिजनेस खोल सकता है. कॉम्पिटिशन इज नॉट रॉन्ग इन इंडिया, इज नॉट रॉन्ग इन एनी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सो अगर उसको कंपटीशन की वजह से लॉस हो रहा है तो दैट विल नॉट बी काउंटेड एज एनी लीगल इंजरी. हेंस द फर्स्ट आंसर इज राइट एंड दैट इज टी हैज नॉट वायलेटेड एनी वन एंड नॉट लीगली बाउंड टू कंपनसेट ए बी सी सी. Then principle according to section 2 of Industrial Dispute Act 1947, industrial dispute mean any dispute or difference between employers and employer and workmen, or between workmen and workmen which is connected with the employment or non-employment or the terms of employment or with the condition of labor of any person. So they are saying कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के हिसाब से डिस्प्यूट वो माना जाता है कि जब कोई डिस्प्यूट या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या डिफरेंस हो जाए बिटवीन एम्प्लॉयर्स में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई में, एम्प्लॉई और एम्प्लॉई में, तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बन जाता है. तो इसमें है एम्प्लॉई ऑफ डीके एंटरप्राइजेस मेट द मैनेजमेंट एंड रिक्वेस्टेड हाफ डे लीव टू अलाउ देम टू सेलिब्रेट लूनर एक्लिप्स विच वॉज गोइंग टू हैपन 2 days later. द मैनेजमेंट रिफ्यूज द रिक्वेस्ट. डज द सिचुएशन अमाउंट टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट? ओके, सो ऑप्शंस है yes, because there is some difference of opinion, it would be industrial dispute. No, as declaring holiday is prerogative of employer, it's not a dispute. No, lunar eclipse is unconnected with the employment. Okay, as a difference of opinion between the employer and employer is on Delhi declaration of it amounts to an issue connected with employment or with the terms of employment and hence an industrial dispute. अब देखो इसमें आंसर yes है, बट क्या आंसर फर्स्ट है या फोर्थ है? अब आप इसको नोट करो कि देखो फर्स्ट में लिखा है yes because there is a difference of opinion it would be industrial dispute. Okay, और दूसरे में लिखा है कि it amounts to an issue connected with employment or with the terms of employment, hence an industrial dispute. As a difference of opinion between the employer and employer is a declaration of holiday and it amounts to an issue connected with employment. काफी अच्छे से फोर्थ को एक्सप्लेन किया गया और वन को बहुत नॉर्मली छोड़ा गया. तो उन्होंने बताया गया कि जो हॉलीडे है दैट इज एन इशू कनेक्टेड विद एम्प्लॉयमेंट और विद द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. और ऊपर क्या लिखा हुआ है कि हम लोगों को तब डिस्प्यूट मानेंगे व्हेन विच इज कनेक्टेड विद एम्प्लॉयमेंट. तो फिर ये ऑप्शन 4 सही है बिकॉज दिस इज वेरी मच क्लोजर टू द प्रिंसिपल. एंड हाउ इज क्लोजर टू द प्रिंसिपल? इसमें देखो डिफरेंस के बारे में बात की गई है जो फर्स्ट पे भी की गई थी, बट इसमें एक चीज के बारे में और बात की दैट इज हॉलीडे को उन लोगों ने कैटेगराइज कर दिया है विच इज कनेक्टेड टू द एम्प्लॉयमेंट, जो कि यहाँ ऊपर बोला गया था. हेंस ऑप्शन 4 इज वेरी मच क्लोज टू द प्रिंसिपल. दैट्स व्हाई ऑप्शन 4 इज राइट, नॉट ऑप्शन 1. बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग जब इसे सॉल्व कर रहे हो तो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, यू पॉजिंग द वीडियो, यू आर रीडिंग द क्वेश्चन, रीडिंग द फैक्ट एंड देन मार्किंग आंसर इन योर बुक.
आप मेरे एक्सप्लेनेशन को सुने, पहले आंसर मार्क करें, उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। कॉन्ट्रैक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। A made a proposal to sell his motorcycle to B for rupees 25,000. B agreed to buy it for rupees 20,000. A sold his motorcycle to C. The next day, B sues A for damages. So hence, ऊपर सीधा सीधा लिखा गया है, नॉट अ वेरी हार्ड साइंस की द प्रपोजल मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। ए ने जो प्रपोजल दिया, बी ने उसका एंटी प्रपोजल रख दिया, तो बट ऑब्वियस दैट एग्रीमेंट इज नॉट कंप्लीट, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कंप्लीट, सो ए कैन इजिली सेल इट his bike to anyone and he have sold it to C. So the right answer is B will not get any damages from A. So answer 4 is right. Okay, another question. When a person consent to an act to be done by another, he cannot claim any damages resulting from doing the act provided that the act done is the same for which consent is given. Okay, so ये कह रहे हैं कि जब वो बंदा consent दे दे जिस एक्ट के लिए, तो वो एक्ट दूसरा बंदा करे तो उसमें वो बंदा उसको डिस्प्यूट नहीं क्लेम कर सकता। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पी सबमिटेड अ रिटन कंसेंट टू सर्जन एस फॉर अंडरगोइंग अ सर्जरी फॉर हिज रिमूवल ऑफ appendicitis. The surgeon while doing the surgery also removed the gallbladder. Okay, तो आप लोगों ने ढंग से पढ़ा होगा कि उस बंदे ने जो कंसेंट दिया था वो उसने अपेंडिसाइटिस का दिया था और सर्जन ने उसका गॉल ब्लैडर ही रिमूव कर दिया है, तो फिर ये कंसेंट नहीं था, तो बट ऑब्वियस है। P can claim damages from S. Okay. P is required to pay expenses for surgery for appendicitis but not for gallbladder. Okay. P cannot claim damages. P is not bound to pay expenses for the surgery. Okay. इसमें ऑप्शन 4, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 1 सीम्स वेरी क्लोज, बट ऑप्शन 4 को आप नोट करेंगे तो एक्सपेंसेस की बात आ गई। सॉरी, ऑप्शन 4 को आप नोट करेंगे तो उसमें एक्सपेंसेस की बात आ गई। उसी तरीके से आप ऑप्शन 2 को नोट करेंगे तो उसमें भी एक एक्स्ट्रा बात बोल दी उन लोगों ने कि अपेंडिसाइटिस के लिए पे करेगा, गॉल ब्लैडर के लिए नहीं पे करेगा। ऐसा कुछ तो सवाल में पूछा ही नहीं गया और ऐसा कुछ ना ही प्रिंसिपल में बताया गया कि यू हैव टू पे फॉर वन, यू डोंट हैव टू पे फॉर अनदर। अगर ऐसा प्रिंसिपल में लिखा होता कि आपने जिस चीज़ के लिए कंसेंट दिया सिर्फ आप उसी के लिए पे करेंगे, आप दूसरी चीज़ के लिए पे नहीं करेंगे, तो बट ऑब्वियस आंसर 2 सही होता। मगर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा तो हम लोगों को अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। वी गोना स्टिक बाय द प्रिंसिपल एंड द प्रिंसिपल ओनली सेज अबाउट द डैमेजेस, और उसके लिए ऑप्शन 1 सही है, दैट पी कैन क्लेम डैमेजेस। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ओके, प्रिंसिपल मेयर साइलेंस एज टू फैक्ट्स लाइकली टू अफेक्ट द डिसीजन ऑफ अ पर्सन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। तो वो कह रहा है कि किसी बंदे का सिर्फ चुप रहना इस बात को लेके कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है वो फ्रॉड के लिए काउंट नहीं होता। ए सेल्स टू बी एज डॉटर हु इज माइनर अ हॉर्स विच ए नोस टू बी अनसाउंड। ए सेज नथिंग टू बी अबाउट द अनसाउंडनेस ऑफ द हॉर्स। ओके, बी कैन टेक प्ली ऑफ फ्रॉड बिकॉज शी इज माइनर। ओके, ए हैज कमिटेड फ्रॉड, देयर कैनॉट बी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन फादर एंड डॉटर, ए हैज नॉट कमिटेड फ्रॉड। लुक, आई नो आप सब लोग सोच रहे होगे कि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ए की डॉटर माइनर है तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड अब इनिशियो हो गया। मगर मैंने आप लोगों को पिछले प्रिंसिपल में बताया था कि माइनर है, अगर माइनर को कोई नुकसान किसी कॉन्ट्रैक्ट से होता है तो उसका बेनिफिट कॉन्ट्रैक्ट वाले बंदे से ले सकता है। हाँ, जो मेजर है उस कॉन्ट्रैक्ट में वो माइनर से वो बेनिफिट्स नहीं ले सकता, मगर माइनर वो बेनिफिट्स ले सकता है। तो पहले बात तो ये पॉइंट यहाँ खत्म हो गया, मगर हमारे ऑप्शंस में कहीं पे भी आप नोट करेंगे तो माइनर का कहीं जिक्र किया ही नहीं गया, तो इसलिए माइनर वाला पार्ट सिर्फ आपको डराने और आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए रखा गया, तो डोंट गेट कंफ्यूज इन इट। बी कैन टेक प्ली ऑफ फ्रॉड बिकॉज शी इज माइनर, ऐसा कुछ भी नहीं कहीं पे बोला गया कि वो माइनर है इसलिए उसकी फ्रॉड ऑफ प्ली ले सकती है। प्रिंसिपल से भी रिलेट नहीं कर रहा, कोई आंसर ये है ही नहीं। ए हैज कमिटेड अ फ्रॉड, ओके, ए हैज कमिटेड अ फ्रॉड, ठीक है, हम ए बी को साइड रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए। देयर कैन नॉट बी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन फादर एंड डॉटर, ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि माइनर के बारे में बोला गया है, फादर एंड डॉटर के बारे में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लॉ में कहीं पे भी कोई बात नहीं करी गई है, नहीं प्रिंसिपल में बोला गया। ए हैज नॉट कमिटेड अ फ्रॉड, तो 4 भी गलत है। सो वी आर इन बिटवीन ए एंड बी, ऑप्शन बी इज राइट। आप लोग अगर फ्रॉड का क्लॉज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाके पढ़ेंगे तो आप ध्यान देंगे वहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा गया कि अगर कोई बंदा अपने बच्चे के साथ या अपने फैमिली मेंबर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में जाता है तो उसको फिर चुप्पी, यानी उसका फिर चुप रहना जो है वो गलत माना जाएगा। हाँ, अगर कोई और बंदा कॉन्ट्रैक्ट में उसके साथ जाता है और वो उससे सवाल नहीं पूछ रहा और वो बंदा चुप है और उसके बारे में नहीं बता रहा तो वो रॉन्ग नहीं माना जाएगा। मगर अगर वो किसी अपने फैमिली मेंबर या अपने किसी बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है तो उसका चुप रहना फ्रॉड माना जाएगा। आप इस चीज़ को जाके कॉन्ट्रैक्ट में दोबारा पढ़ भी सकते हैं। ओके, देन
Another question comes with principle. The Constitution of India guarantees certain fundamental rights to its citizen. The Constitution also provides the rights cannot be taken away by state. Okay. For violation of such, the person adversely affected by the law can approach High Court, Supreme Court. Okay. Once these rights include the freedom to form association that implies the right to join. तो ये हमारे को फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की बात कर रहा है जो कि आर्टिकल 19 के अंदर मेंशन है. अब इसमें फैक्ट आ गया है कि ओइंग टू सम इंडस्ट्रियल डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय XATU, वन ऑफ द सेवरल ट्रेड यूनियंस इन AB Chemical Private Limited, द कंपनी issued a circular to all its employees that as far as employees possible, employees should dissociate with Zatu XATU. Naveen is an employee of AB Chemical and current general secretary of XATU. He aggrieved by this circular, approached the court and asked the court to intervene into it, and you have to identify the most reasonable legal proposition. तो भैया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने के लिए आपको बोला गया है. आप सारे ऑप्शन पढ़ेंगे, आप बोलेंगे भैया जी आर्टिकल 19 में बोला गया है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन मिलना ही चाहिए. तो बंदा को तो कोई कंपनी किसी बंदे के बारे में ये बोल नहीं सकती कि आप किसी एसोसिएशन में ना जाएं. बट द पॉइंट इज, आप लोग जब आर्टिकल 19 को देख रहे हैं तो आप लोगों को एक चीज़ को और देखना पड़ेगा, और वो चीज़ है आपका आर्टिकल 12 जिसमें स्टेट की डेफिनेशन दी गई है. तो आप लोगों को पता होगा कि आर्टिकल 12 के अंदर बात करी गई है स्टेट किन किन को माना गया है. तो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट लेजिस्लेचर को, या ऐसी कोई भी अथॉरिटी जो स्टेट द्वारा बनाई गई है, स्टेट द्वारा रन करी गई है, उनको माना गया है स्टेट. प्राइवेट लिमिटेड फर्म को स्टेट नहीं माना गया. इसलिए यहाँ पे जो AB केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड है वो इस बाउंडिंग के अंदर नहीं आती कि उनको एसोसिएशन और यूनियंस बनने देनी चाहिए. तो इसलिए यहाँ पे सीधा सीधा आंसर है circular issued by company amounts to the law in the circular interferes इसमें आंसर है the circular issued by company amounts to law in the constitutional senses and hence high court can issue it. No, ये नहीं है, ऑप्शन सी गलत है. ठीक है. the prohibition against the imposition of restriction against fundamental right is not applicable to anybody other than the state. This is the right answer. Answer B is the right answer. तो very very important, आप ध्यान से पढ़ें कि फैक्ट क्या बोला गया है. दे हैव आस्क्ड अबाउट प्राइवेट लिमिटेड फर्म, नॉट अबाउट एनी स्टेट और एनी अदर एसोसिएशन. सो हेंस द आंसर बी इज राइट आंसर. अब हम एक और क्वेश्चन पे आ गए हैं. द प्रिंसिपल सेज अ पर्सन हु इज एक्चुअली ऑफ अनसाउंडनेस, यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली नॉर्मल, मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज नॉट ऑफ अनसाउंड माइंड. देखिए कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में बंदा जब उस समय प्रेजेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते समय अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में हो तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाता है. बट अगर उस समय ठीक हो तो वॉइड नहीं माना जाएगा. इसी में ए जनरली रिमेन्स इन स्टेट ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एंड रेयरली बिकम्स कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स. तो ए कैन मेक कॉन्ट्रैक्ट एट एनी टाइम वेन एवर ही प्लीजेज. नो, गलत है. ए कैन मेक कॉन्ट्रैक्ट ओनली फॉर हिज ओन बेनिफिट. नहीं, गलत है ये भी. ए कैन मेक कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इज नॉर्मल. यस, आंसर नंबर सी इज राइट. सॉरी, आंसर नंबर सी इज राइट. ए कैन मेक कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इज नॉर्मल. यस. आइए नेक्स्ट पे चलते हैं. ओके, तो अब ये हमारे प्रिंसिपल के क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं. सो नाउ वी हैव एंटर्ड इनटू सम लीगल मैक्सिम्स एंड इसमें से एक है केविएट वेंडिटर. सो आप लोगों को पता होगा केविएट वेंडिटर के बारे में और केविएट एम्प्टर के बारे में. तो केविएट वेंडिटर है सेलर बी अवेयर, और जहाँ पे बात हो जाती है एम्प्टर के बारे में तो वो आपका आ जाएगा बायर बी अवेयर. तो एम्प्टर में बायर बी अवेयर. एम्प्टर को आप याद रखेंगे कि जो बंदा बाय कर रहा होता है उसकी जेब से पैसा जा रहा होता है तो वो एम्प्टी हो रहा होता है. तो इसलिए आप लोग उसको थोड़ा ऐसे करके ट्रिक्स से याद करें. केविएट वेंडिटर मीन्स सेलर बी अवेयर और केविएट एम्प्टर मीन बायर बी अवेयर. एंड देयर इज पारी परसू. देखो आप लोगों को ऐसे लैटिन फ्रेजेस को याद करने के लिए कुछ लैटिन के शब्दों का मतलब पता होना चाहिए. और आप लोगों को पता होना चाहिए पैरी जो वर्ड है वो आता है पैरिटी से, और पैरिटी का मतलब होता है इक्वालिटी. सो इस ऑप्शन में आपने देखना है कि क्या इक्वल पे कुछ लिखा गया. जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 पे लिखा गया ऑन इक्वल फुटिंग. तो पैरी पासू का मतलब होता है ऑन इक्वल फुटिंग. बोना वैकेंशिया. बोना का मतलब गुड माना जाता है.
लैटिन के अंदर बोना का मतलब होता है गुड, तो यहाँ पे गुड के बारे में कुछ बोला गया। जी हाँ, थर्ड पे बोला गया गुड्स दैट हैव नो ऑनर, सो बोना वेकेशिया इज द राइट आंसर। बोना वेकेशियस राइट आंसर इज गुड दैट हैव नो ओनर। लेक्स लॉकी, लेक्स का मतलब लैटिन में मतलब होता है लॉ, और लोकी का मतलब होता है लोकेशन। सो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो लॉ ऑफ प्लेस, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, लॉ ऑफ प्लेस। ओके, नाउ वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस। सो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन पे हमारा पूछा गया है विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू द स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स, विद स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो आप लोगों को पता होगा राज्यसभा में ये एलोकेशन ऑफ सीट्स जो है वो 4th शेड्यूल के अंदर आती है। द आंसर इज 4th शेड्यूल। 5th शेड्यूल में शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में ज्यूरिडिक्शन एडमिनिस्ट्रेशन है। 6th शेड्यूल में नॉर्थ ईस्ट की 4 स्टेट्स को मेंशन करके ये चीज़ दी गई है। 7th शेड्यूल आप लोगों को पता होगा लिस्ट के बारे में, तो इसलिए 4th शेड्यूल इज द आंसर।